तो लास्ट टॉपिक्स तो आपको क्लियर हो गए ना कि एक तो सेंट्रल लिमिट था, वो फिनोमेना था कि एवरेज आउट करने से क्या होता है, डबल एवरेज करने से क्या होता है, सिग्मा क्यों अपने आप रिड्यूस हो जाता है, कोई चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो जाती है, एंड पॉपुलेशन मीन सेंटर्ड कैसे हो जाता है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन। तो ऐसे तीन फिनोमेना देखे थे। फिर एक होता है कि रिस्क एंड कॉन्फिडेंस लेवल, इसकी क्यों जरूरत है, वी हैव डिस्कस दैट, क्योंकि हमें डिसीजन लेना है यहाँ पे, दिस इज अ सिग्निफिकेंट कॉज, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कॉज, दिस इज अ रूट कॉज और नॉट, मतलब ये डिसीजन लेना है। सो हर डिसीजन के पीछे दो चीज होंगी, रिस्क क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है कि ये बात सच है। हमने एग्जाम्पल लिया था टेम्परेचर कल का क्या होगा, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। So any decision statistically is done based on risk level and confidence. इसको आज हम और एलोबरेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बट ये समझ आया था अभी तक, इफ आई से क्लियरली, कि जो कॉन्फिडेंस है तो 100 माइनस कॉन्फिडेंस इज रिस्क लेवल, जो बच गया वो रिस्क। फिर एक हमने डिस्कस किया था, जब मैं कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट करता हूँ, कैलकुलेट नहीं करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इज इट क्लियर? रिस्क कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट नहीं किया है, कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट किया है कि मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना चाहता हूँ, 5% ही रिस्क लेना चाहता हूँ, या मैं 97% कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहता हूँ, 3% रिस्क। तो जब मैं कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो बाकी कैलकुलेशन फिर उस हिसाब से चलते हैं, जैसे एरिया कवर करना, इंटरवल्स निकालना, बैंड कैलकुलेट करना, राइट। सो वो कैलकुलेशन ड्रिवन हो गया। लेकिन आपने खुद सेलेक्ट किया बाय चॉइस कि मैं 95% पे करना चाहता हूँ, इज इट करेक्ट? सो 95% कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, 95% मेरा चॉइस है, मैंने अपने आप सेलेक्ट किया कि मैं इतने पे करना चाहता हूँ। ये भी हमने डिस्कस किया, ऐसा क्यों हम 100 के करीब क्यों नहीं जाना चाहते, ये भी हमने एक डायलेमा डिस्कस किया था कि ज्यादा 100% कॉन्फिडेंस हायर इज बेटर, ये हम सबको पता है, लेकिन जितना 100 के करीब जाएंगे बैंड हमारा बढ़ जाएगा और यूटिलिटी कम हो जाएगी। अब बैंड बढ़ने से यूटिलिटी क्यों कम हो जाती है, सबको पता है कि कोई फायदा तो मिलता नहीं। अच्छा, कम, फिर बैंड छोटा कर लो, तो बैंड छोटा करने पे एक दिक्कत ये होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम करना पड़ता है, रिस्क बढ़ाना पड़ता है, रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा रिस्क पे डिसीजन लूंगा तो मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि वो बैंड के बाहर वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा आज बारिश होगी, कल होगी, आज होगी नहीं। तो मेरा छोटे बैंड में ये प्रॉब्लम है, मैं 5 से 6 बारिश होगी, 6 से 7 हो गई तो मैं तो गलत हो गई। और अगर मेरे डिसीजंस गलत हो रहे हैं तो नोबडी विल एक्नॉलेज इट, क्यों? उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। हाँ, रिस्क बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो मैं लोअर जाऊंगा तो फंस रहा हूँ, हायर जाता हूँ तो फंस, तो इनका कोई ऑप्टिमम वैल्यू ले लेते हैं। सो ये तो है कि 90 से नीचे कॉन्फिडेंस पे काम ही नहीं होना चाहिए, 100 के करीब नहीं जाना चाहिए। तो एक डिफॉल्ट वैल्यू एग्री कर ली 95%। सो जब मैंने 95% एग्री कर लिया, ऑप्ट कर लिया, उसके साथ रिस्क भी ऑप्ट हो गया, 5% रिस्क भी ऑप्ट हो गया, करेक्ट। तो 5%, 95% ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, 95% कोई फीलिंग नहीं थी, ये भी हमने डिस्कस किया है। ये क्या था? पॉपुलेशन का एरिया अंडर फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसको हम आज और क्लैरिटी से समझेंगे। इसका मतलब क्या? 95% एरिया डिसीजन मेकिंग, जो भी मैंने डिसीजन लिया है वो 95% पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो, तभी मेरी बात की कोई वेटेज या मेरे डिसीजन का कोई मतलब वैल्यू इंपॉर्टेंस मानी जाए। यूजफुल है। 5% मैं गलत हो सकता हूं, जो मेरा थॉट प्रोसेस है 5% पॉपुलेशन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि मैं इतना गलत हमेशा हो सकता हूं, और ये बात भी सही है। इसको हम लोग और क्लैरिटी से समझेंगे। लेकिन जब मैं 95% एरिया करूंगा तो ये 2 पॉइंट मुझे पता होने चाहिए। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये पॉइंट्स, और ये जो विड्थ है कॉन्फिडेंस बैंड भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बैंड, एक बैंड मिल गया। इन दो वैल्यू के बीच 95% पॉपुलेशन आ रही है। तो कहीं सिग्निफिकेंट कॉज वो तो नहीं है जो 95% पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है कम से कम? मैं बोला मैन पावर इज द रीजन, स्किल इज द रीजन, तो स्किल शुड बी एप्लीकेबल टू द 95% ऑफ द पॉपुलेशन, तभी तो ब्रेक थ्रू मिलेगा मुझे।
स्किल का इम्पैक्ट 5-10% पॉपुलेशन पे भी नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम तो नैरो डाउन होकर जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस ही एप्लीकेबल नहीं, इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा। सॉल्व तो बहुत बात की बात, और हमें काइजेंस तो करने नहीं है कि चलो थोड़ा इंप्रूवमेंट भी, कोई नुकसान तो है नहीं, हमें एक सिग्मा जंप लेना और प्रॉब्लम को किल करना। कैपेबिलिटी एकदम से बढ़नी चाहिए, रिजल्ट्स दिखनी चाहिए, इम्पैक्ट आना चाहिए। सो 95% को हम समझेंगे। अच्छा, ये भी समझेंगे कि ये कम होने से क्या होता है, बैंड बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है कॉन्फिडेंस, और ये बढ़ने घटने से कैसे बैंड्स कम ज्यादा होते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली एक बार मिनी टाइम में देखेंगे, करेक्ट? ओके। और कहने से ये प्रिडिक्शन का पार्ट भी है, आई कैन प्रिडिक्ट कि मेरा कॉज जो है 95% एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा तो वो कॉज नहीं है फिर। और ये सब रूट कॉज एग्री करने से पहले, मतलब सिग्निफिकेंट कॉज मानने का क्राइटेरिया ही बना लो कि हम उसको कॉज मानेंगे नहीं जो इस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा। हाँ, वैलिडेट तो अभी बात की बात है, हम कॉज पहले उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। एक बार कंसीडर कर लिया, कम बैक टू यू, एक बार कर लिया कंसीडर कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप डेमो दो, आप वैलिडेट करके दिखाओ कि भाई ये काम कर रहा था। ये तो अभी कैलकुलेशन बेस्ड था, प्रेडिक्शन बेस्ड था, थ्योरी बेस्ड था, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड था। अगर मेरी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन थी स्ट्रॉन्ग थी, वैल्यू भी ठीक आई, पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, आई विल डिस्कस ऑन दैट, तो फिर वैलिडेट करके दो, काम करना चाहिए, वो डेमोन्स्ट्रेट करे। अगर काम भी कर गया तो वैलिडेशन भी हो गया, फिर मुझे क्या करना है, मैं आगे बढ़ूंगा उसको लेके। तो अभी तो ये हो रहा है कि रूट कॉज बोला ही जाए इसको या ना बोला, ये भी इस फर्स्ट लेवल पे। अच्छा, कॉज को ही तो वैलिडेट करोगे, तो मेरे पास तो 50 कॉज पड़े हुए हैं, सबको वैलिडेट तो करूंगा नहीं वैसे भी। सो रूट कॉज डेफिनेशन ही बदल लेते हैं हम। क्यों सर? ऐसे कॉज जो हायर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आई कैन से, उसको सिग्निफिकेंट कॉज बोलते हैं, रूट कॉज नहीं बोलते। हो सकता है मैन पावर भी रूट कॉज हो, वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट वो इतनी पॉपुलेशन को इंपैक्ट नहीं कर सकता, इस लेवल पे इंपैक्ट नहीं कर सकता, तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। सो एनालिसिस कोई भी आप करोगे बाय डिफॉल्ट इन मिनीटैब एनीवेयर, कॉन्फिडेंस लेवल इज सेट एट 95%, रिस्क इज, लेकिन क्या हम उसको बदल बदल के देखेंगे कि ये जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस बैंड बड़ा हो जाता है, ये वैसे प्रैक्टिकल है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो बड़े बैंड पे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और बड़े बैंड पे डिसीजन लेना कोई ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि मैं 100% कॉन्फिडेंस पे बोल रहा हूँ, 4m + 1e में से ही रीजन है, सारे फिशबोन कवर हो गया ना सर। मतलब मुझे वो मत बताओ, मुझे बैंक छोटा बताओ कि 4m में बहुत सारे रीजन, उसमें से 2-3 बस यही है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो 95%, तब तो मजा है। छोटे बैंड बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल ऑप्टिमम हो। So मैंने आपके सामने सिचुएशन रख दी है कि prediction is not a problem, prediction faces this kind of problem. If I can solve this kind of problem, I can find the reason. Statistical problem solving की बात कर रहा हूँ। General problem solving आप कैसे कहते हो कि यही root cause है before validating? Effectiveness check की बात आप पहले ही कैसे कहते हो यही reason है? कब ढूंढने का criteria क्या? मतलब what is the basis for? After fishbone. तो वो फीडबोन में बहुत सारे लिख लिया आपने, अब आप कहते हैं ये रीजन है, तो वो उसका मतलब उसका बेसिस क्या होता है कि ये रीजन, फिर उसके बाद वैलिडेट करो। जैसे उन्होंने बोला कि पहले तो ये आएगा ना कि इसको मैं रीजन मान रहा हूँ, आउट ऑफ 10 2 को माना मैंने, अब मैं इसको फिर वैलिडेट करूं कुछ भी, तो वो जो बेसिस होता है 10 में से 2 को पकड़ने का, नॉट बाय थिंकिंग, वो खत्म हो गया थिंकिंग, C&D मैट्रिक्स, नंबर, एक्सपीरियंस, बाय डेटा आप कैसे कहते हो यही रीजन। हिस्ट्री का डेटा तो उसको चेक करते हैं, मतलब डेटा को चेक करके बोलते हैं कि हाँ ये रीजन हो सकते हैं, ये 2 रीजन हो सकते हैं, मतलब कोई स्टैटिस्टिकली हम वो नहीं करते अभी। डेटा में तो 4M भी रीजन आएगा। देखो रूट कॉज तो सारी हो सकते हैं ना,
मैन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, मेथड हो सकता है, बट यही रीजन है। मैन की बात करें तो जिस दिन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस दिन मैन लग रहा है वो स्किल्ड है नहीं है, अगर वो स्किल्ड मैन पावर है और क्या नाम है एक्सपीरियंस है, तो हम उसको मतलब नलिफाई कर देते कि ये नहीं हो सकता। तो इस टाइप से जो डेटा है, डेटा से जो तो कुछ चीजें आप हटाते हो, ये समझ आया मुझे, नलिफाई करते हो। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में, क्योंकि मैं ये मेथड तो बताऊंगा आपको, कॉन्फिडेंस रिस्क पे अब डिस्कशन होगा आज, राइट, क्योंकि ये इनिशिएट कर दिया, बस कुछ प्रैक्टिकल केस करने पड़ेंगे समझने के लिए। ये भी कोई टूल नहीं है, इसके बेसिस पे टूल्स है। तो एक बार ये समझ लेंगे तो सारे टूल समझ आ जाएगा। सारे टूल मतलब नॉर्मलिटी टेस्ट से लेके आगे भी जो आने हैं, सब कुछ इसी के बेसिस पे। दिस इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों का बेसिस क्या है, आई विल एक्सप्लेन दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो आज की डेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, तो हम एक तो फिश बोन बना लेते हैं, 5/2H करके जो भी डिस्कशन करके फिश बोन बना लिया, कॉज आ गए। अब बिफोर वैलिडेशन तो बात की बात है, पहले ये तो बोलेंगे ये रीजन मुझे लगा, ये है रीजन। वो जो रीजन लगा उसका थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडल, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका बेसिस क्राइटेरिया क्या होता है आज की डेट। फिर मेरे को लगा ये रीजन है, तो फिर मैं वैलिडेट करूंगा उसको, एक्सपेरिमेंट करके, ट्रायल करूंगा, हिट एंड ट्रायल की भाई ये ठीक करके देखो, मोल्ड में ये डायमेंशन खराब है तो उसको आप पीस ठीक बनने, वो अलग बात है। पहले रीजन पकड़ने का जो लॉजिक है, उसका क्राइटेरिया और बेसिस क्या होता है आज की डेट। अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, मतलब दो चीज तो नहीं है, तो एक अपना एक्सपीरियंस, एक नॉलेज, दूसरा एक जो प्रोसेस को हम कनेक्ट करते हैं, विजुअलाइज। तो अगर मैं नॉलेज एक्सपीरियंस को थिंकिंग में डाल दूं, वो मेरे पास नंबर भी आ गया। प्रायोरिटी में जो आपने किया था ना CND मैट्रिक्स, वो तो हमने CND मैट्रिक्स किया, एग्जांपल लेते हैं, आपने भी कोई प्रायोरिटाइज कर लिया कि आउट ऑफ 10 ये 4 में लग रहे हैं, और उन 4 में से कि ये रीजन है कहने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या, मतलब एक तो थिंकिंग तो आएगी और नॉलेज भी आएगी, वो भी पार्ट ऑफ थिंकिंग डाल देते हैं। नॉलेज इज आल्सो थिंकिंग स्टोर्ड इन आवर ब्रेन, एक्सपीरियंस। लेकिन ये कहना कि ये रीजन है, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसको फिर सिमुलेशन एंड वैलिडेट तो बाद में करना है। और यहाँ पे दिक्कत ये है, वैलिडेट करने नहीं दे रहा, उसको ही करेगा जिसको पहले आप ये बोलोगे कि ऐसा तो मैं टाइम नहीं है ना मेरे पास, 10 रीजन को वैलिडेट करने लग गया मैं। या मैंने थिंकिंग में 4 बोला, वो रीजन था ही नहीं, थिंकिंग है ना, और मैंने उनको वैलिडेट किया और जो था उसको वैलिडेट ही नहीं करा, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। मतलब दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वैलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम लेटर से हमने उसको हटा दिया वहां से, और फिर देख ले भाई अब क्या आता है, तो ठीक आता है तो हम ये वही तो मैं कर रहा हूं, एक तो नलीफाई करते हो आप। ये एक तो ये मुझे समझ आया अभी तक, है ना, कि कुछ चीजों को आप हटाते हो और फिर देखते हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो वो मुझे एक समझ आया। और लॉजिक क्या है, तो ये यहाँ पे अब एक यू अंडरस्टैंड क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है ना, फिजिकली कह रहे हो आप, है ना, नॉट बाय जस्ट थिंकिंग। फिजिकली हटाओगे आप एंड देन सी द रिजल्ट। सो यहाँ ठीक है, ये भी डेटा ड्रिवन हो गया, थिंकिंग से ऊपर हो गया, राइट। और कुछ करते हैं इसके अलावा, कॉज इन्फ्लुएंस करेगा उसको हम रखेंगे कैसे, मतलब क्राइटेरिया आज की डेट में। अभी ये भूल जाओ स्टैटिस्टिक्स वगैरह, भी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना सिक्स सिग्मा में, सब लोग तो सिक्स सिग्मा कर नहीं रहे, तो मान रहे हो ना आप, एवरीबॉडी इज नॉट फॉलोइंग सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। तो मैं सिक्स सिग्मा को थोड़ी देर अपार्ट एक साइड, प्रॉब्लम तो आ रही है, सॉल्व भी कर रहे हैं, तो कोई बेसिस तो बनाया होगा ना कि सर ये ही रीजन है और इसका ये हमारा बेसिस है। फीडबैक ऑपरेटर वगैरह लिंक कर रहे हैं हमारे उसमें। अदर देन थिंकिंग, मैं नॉलेज एक्सपीरियंस को मेरी थिंकिंग बदली है ना उससे। थिंकिंग के अलावा, थिंकिंग से बता दिया वो, चलो अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बता पाए तो क्या होगा। सो एक थिंकिंग तो मैंने मान ली, वो हमारा FME में आ गया, नंबर्स में आ गया, उसमें कुछ चेंज करके, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स में कुछ चेंज करके या तो एडजस्टमेंट करके। ओके, वो फिर वो सिमुलेशन और वैलिडेशन में चला गया, एक्सपेरिमेंट। हाँ वो, सो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ वैलिडेशन टूल्स हैं, एक्सपेरिमेंट है, सिमुलेशंस हैं कुछ हद तक, लेकिन उससे पहले गारंटी नहीं है कि इन्हीं पे करना चाहिए। सो क्या हम आने वाले टाइम में एनालिसिस फेज को
अच्छा, ये जो सिमुलेशन, इसको आप क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, डिजाइन एक्सपेरिमेंट है किस तरह का? यस, एक्सपेरिमेंट बोल सकते मतलब वंस यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, राइट? सो मैं कहूंगा एक्सपेरिमेंट एक नेक्स्ट स्टेप है, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले किन पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए? तो क्या एनालिसिस स्क्रीनिंग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है? मतलब अगर एक्सपेरिमेंट आपका अल्टीमेट गोल है, एग्जांपल लेता हूँ, तो वो आप एक्सपेरिमेंट ही करते हो। एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग द पैरामीटर, फाइंडिंग द रिजल्ट, नोटिंग डाउन, एलिमिनेटिंग समथिंग, कीपिंग समथिंग, चेंजिंग द वैल्यू, सिमुलेटिंग समथिंग, मतलब इन सबको मैं एक्सपेरिमेंट में काउंट करता हूँ। मतलब अभी डीओई खैर बड़ा टॉपिक है, बाद में आएगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ ये सब एक एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट है। बट मेरे पास 20 KPIs है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट 2 पे करना चाहिए था, और वो थिंकिंग टूल नहीं होना चाहिए, डेटा ड्रिवन होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए। थिंकिंग से तो आ गया था ऑलरेडी, तो क्या अदर देन थिंकिंग कोई मेथड है? क्या मैं बोल सकता हूँ एनालिसिस स्क्रीनिंग डीओई है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले स्क्रीन कर लें, यही रीजन पे ही हमें हिट करना है, इसी पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, 4 चीजों पे या 2 चीजों पे? स्क्रीनिंग मतलब डीओई के लिए भी 20 चीजों की जरूरत नहीं है, 4 चीजों की ही जरूरत है, और वो 4 चीजें भी थिंकिंग से नहीं आई, डेटा ने बता दिया कि ये 4 चीजों पे ही काम करना है। थिंकिंग से तो प्रायोरिटाइजेशन हुआ था, नलीफाई कुछ नहीं कर सकते। थिंकिंग कैन नॉट नलीफाई, व्हाट डू यू से? इट कैन प्रायोरिटाइज, ये 4 देख लो, नहीं मिलेगा तो भी अगले पे जाओगे। अब मैं एक ऐसा टेक्निक पे जा रहा हूँ जिसको मैं एनालिसिस फेस कर रहा हूँ, इट विल टेल यू दिस इज रीजन, और उसके बाद मैं ये थ्योरी पे जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। वैलिडेशन इसके बाद आएगा। एग्जैक्टली, एनालिसिस वैलिडेशन नहीं होता, ढूंढना होता है कि यार ये y इज इक्वल टू fx, याद नहीं है सर, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं अभी तो हम। तो उसके लिए कोई मेथड डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए कोई क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम कमिंग विद दिस कॉन्सेप्ट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 5%। इज इट राइट? मैं कोई भी चीज बोलूंगा ना, ये रीजन है, वैलिडेट करने से पहले, तो उसका बेसिस ये होगा। तो आप कह सकते हो ये एक स्टेप ऐड हो गया। अगर मैं ध्यान से बोले, हम लोग एनालाइज कर ही नहीं रहे, और एक्सपेरिमेंट हमारे इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि अगर वो लिस्ट में नहीं है, रीजन बाई चांस है सर, क्योंकि थॉट और एक्सपीरियंस की बात है। अगर ऐड हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक तो मैं फिर यंग टीम नहीं ले सकता इंजीनियर्स की, बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी को टाइम नहीं होगा कई बार, ये हो सकता। यस यस ट्रू। तो मैं तो डायलेमा में फंस गया, फिर यंग टीम का कोई मतलब नहीं है। मैं तो सबसे बोलूंगा प्रॉब्लम सॉल्व में 3 साल आउट, क्यों सर? क्योंकि मेरे पास टूल ही नहीं है कोई 3 साल वाले आदमी के लिए। अगर मैं कहूंगा नहीं मेरे पास डेटा ड्रिवन अप्रोच है, कोई वो बता देगा कि ये रीजन पे काम करना है नहीं करना, तो 3 साल वाले आदमी को भी यूज कर सकता हूँ। व्हाट डू से? आई विल टेल हिम डू दिस, डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, कलेक्ट मी डेटा, इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, एंड देन जैसा कंक्लूजन आए बोलो ये रीजन है, फिर आप एक्सपेरिमेंट में जाओ। सो एक सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट, मैं डिजाइन एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये स्टडी होगी ना, लोग एक्सपेरिमेंट पे जा रहे होंगे, ये पैरामीटर बदल देते हैं, ये मैं ये कह रहा हूँ जैसा प्रोडक्शन चल रहा है मैं कुछ नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ डेटा से कंक्लूड करूंगा, एनालाइज करूंगा ये रीजन है या नहीं। तो थोड़ा सा इसको बाइफर्केटेड रखना, मिक्स मत कर, वो फेज आएगा, वो एनालिसिस के बाद आएगा, इट्स कॉल्ड इंप्रूवमेंट फेज, वो पूरा ही काम है। क्या इंप्रूव करना है जिससे, हाँ वो फिर वहां डेमो आएगा, यहाँ पे वैलिडेशन से अभी नहीं, अभी एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम इंप्रूवमेंट फेज, और इंप्रूवमेंट वर्ड तो अभी वी आर नॉट क्लियर। एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन एक्सपेरिमेंट फेज और सिमुलेशन फेज और एनी अदर वैलिडेशन फेज। So what we are trying to do is we are trying to analyze the relationship between y and x. अभी समवन नोट है, अभी हम डेमो नहीं दे रहे कि ये पैरामीटर बदलने से ये हो जाएगा, ये बदलने से ना, हम कह रहे हैं किसको बदले ये भी नहीं पता हमें, ऐसे मान के चलो आप। क्यों सर? क्रॉनिक प्रॉब्लम है सर, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उस स्टेज पे। देखिए जो प्रॉब्लम सबको मालूम है उसको वो 6 सिग्मा दिखा रहा है, फिर तो ये सब थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, कई टूल बहुत ही अजीब लगेंगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा, जहां दिख नहीं रहा, वहां पे ये सारे मेथड चाहिए।
सो ये गारंटी अगर आपको दिख रहा है एक्सपीरियंस में आ जाएगा तब भी मेरे इसमें कॉन्फिडेंस लेवल में आना चाहिए और अच्छी बात है नहीं आएगा तब भी आएगा. सो एट द एंड मुझे कोई नुकसान नहीं है इफ आई फॉलो दिस मेथड. क्यों सर? वेदर इट विल बी पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस और इट विल बी आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस. मैं एक पॉइंट में देखा आपने अभी मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ. हमने प्रोसेस मैपिंग कर लिया था. प्रोसेस मैपिंग करके हमने KPIs निकाल लिए और थिंकिंग लगा के प्रायोरिटाइज भी कर CND मैट्रिक्स लगा दिया. अब हम उससे आगे की बात कर रहे हैं कि अब उस CND मैट्रिक्स में भी जो प्रायोरिटाइज होके आए हमारे क्या वो उनमें से which are the most significant या रिलेटेड जो है या हम जो बात क्या वो Y और X का संबंध है उनका? क्योंकि अभी तो सोच में आया था. प्रैक्टिकली कैसे पता है कि ये है? राइट, थिंकिंग में है. करेक्ट. ओके. और प्रैक्टिकली जब हम कर रहे हैं अगर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि ये तो लेट अस से कि इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है. ये चीज गैम्बा हो गया जैसे SOP हो गया, गैम्बा हो गया. जाके देखा एक बंदा गलत तरीके से काम कर रहा है उसको बोलो भाई ठीक कर ले. आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए. तो मैं जो दिखना था सब कर लिया. 5 सेंसेस में जो दिखना था वो देखने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. तो 6 सेंसेस स्टैटिस्टिकल सेंस. हम हमेशा ये बोलते हैं पहला होता है गैम्बा 5 सेंसेस. तो मैंने एक चीज जाके देखा कि एक आदमी गलत तरीके से पिक्चर पे माउंट कर रहा है और वो विजिबल है बाय आई बाय सेंसेस. मैं उसको करेक्ट करा. SOP मेथड वो है ना क्रिटिकल कंट्रोलेबल नॉइज. सो SOP रिलेटेड जो दिख रहा है मेरे को कि मेथड हो गया, तरीका हो गया, काम करने का प्रोसेस हो गया, वो जो गलत था मैंने ठीक करा दिया. तो मेरी प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जानी चाहिए. तो मेरा प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाएगा. इसमें कोई बड़ा काम नहीं था क्योंकि कोई चीज ए करना था, ए नहीं कर रहा था और दिख रहा है. ठीक है. अब मैंने ऑपरेटर भी स्किल्ड लगाया हुआ, कंट्रोल प्लान भी फॉलो कर रहा हूँ, मटेरियल भी चेक होके आता है. तो जितने दिखने वाली चीज थी वो सब वहां ऐसा लगा कि ठीक है. 5 सेंसेस को जितना दिख सकता था वो सब ठीक है. लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो गया. ये भी तो हो सकता है. गैम्बा में भी ठीक दिख रहा है. लाइन पे देखा तो ऐसे कोई फॉल्ट भी नजर नहीं आ रहा है. सब लोग अपना ठीक काम कर रहे हैं. प्रोसेस पैरामीटर भी जो बोले कंट्रोल प्लान में वो चला रहे हैं. बीच में वो जॉब सेटअप करता है वो भी करता है. तो ऐसा कोई मुझे SOP प्रोसीजरल फॉल्ट नहीं मिल रहा है. और मेरे 5 सेंसेस में भी पकड़ा नहीं जा रहा. अब क्या मैं ये कहूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकती इन दैट सिनेरियो? क्या ऐसा नहीं हो सकता जो 5 सेंसेस में नहीं दिख रहा हो वो रीजन हो और वो डेटा ही रिप्रेजेंट कर सकता है? वो आंखों से मुझे बहुत सारी चीजें नहीं दिख सकती. सो द 6th सेंस जिसको बोलते हैं वो स्टैटिस्टिकल सेंस. मेरी एक नया सोच डेवलप हो गया जब वो डेटा मेरे सामने निकल के आएगा. क्यों सर? वो कहेगा जो आपको दिख नहीं रहा था ना, जो कंट्रीब्यूटिंग कॉज नहीं था, जो अदर्स में ये रीजन लग, ये सिग्निफिकेंट कॉज है. तो अगर वो डेटा ऐसे मुझे बोलेगा तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा. जबकि डेटा ने किस बेसिस पे बोला? 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 5% रिस्क लेवल. अगर मुझे बता दे ये 1 या 2 जो है सिग्निफिकेंट कॉज है, बट क्या उसको लोग मान लेंगे? लोग कहेंगे कि ये कहां से निकाल के लेके आ गया. तो मुझे पहली सक्सेस स्टोरी तो यहाँ मिल जाती है. अगर डेटा ने बोल दिया सिग्निफिकेंट कॉज है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 95, अगर ये मेरे को दिख गई तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ही. लेकिन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे वैलिडेशन रन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट. तो मैं उन्हीं कॉज पे वैलिडेट करूं. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. वो आगे की बात. बट पहले मेरे को ये कॉन्फिडेंस तो हो कि ये कारण ही सिग्निफिकेंट रीजन. ये भी तो एक फेज होना चाहिए एनालिसिस का. और वो थॉट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वो थिंकिंग ड्रिवन नहीं होना चाहिए. थिंकिंग ने जितना काम करना था अपना कर दिया. FMEA बना दिया, KPI की लिस्ट बना दी, प्रायोरिटी करके दे दी. अब थिंकिंग इससे ज्यादा और एक्सपीरियंस को हम यूज नहीं कर सकते. जैसे इन्होंने बोला था कि सर इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते. आप तो डेटा ही मुझे हेल्प करो. और ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होना चाहिए. मतलब ये जो एनालिसिस का डेटा है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होना चाहिए. मतलब लाइन को रोक के किसी ने टेम्परेचर बदल दिया फिर चलाया और फिर जो प्रोडक्शन रन कर रहा है उसमें से ही YX रिलेशनशिप ढूंढना है. क्योंकि रीजन बता देता हूँ मैं. इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. हमने ऐसे किया था पहले. मैंने टेम्परेचर कम किया, दिखा दी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रॉब्लम आती है. ऑपरेटर पता क्या कह रहा, हम इतने कम पे तो चलाते हैं. मुकर गया साहब.
अब यू अंडरस्टैंड, नहीं मुकर गया या उसने बोला कि नहीं सर हम तो इस पद्धति पे नहीं चलाते, तो आपने एक रिलेशनशिप तो ठीक बनाया एक्सपेरिमेंट में कि इतने कम टेम्परेचर पे ये प्रॉब्लम आती है, या एक आदमी मैंने लगा दी जो अनस्किल्ड है कि अनस्किल्ड आदमी लगाओ तो खराब बनेगा, वो कह रहा हम अनस्किल्ड लगाते नहीं है, रामलाल है 20 साल का एक्सपीरियंस वही चलाता है। तो आपका एक्सपेरिमेंट का क्या वैल्यू है? तो आपने गलती करी, वो क्या करी कि आपने पैरामीटर पहले छेड़ने शुरू कर दिए, ये नहीं पता था कि इन्हीं पैरामीटर इज द रीजन, फिर मैं उस पर क्वेश्चन करूं। तो मैं रनिंग प्रोडक्शन में जब चलाऊंगा मैं कहूंगा अब मेरे को टेम्परेचर और प्रोडक्ट आउटपुट डाया में रिलेशनशिप मिला कि तुम इतना जब टेम्परेचर जाता है तो ये आउटपुट बनता है। रनिंग प्रोडक्शन से डेटा उठाऊंगा, प्रोडक्शन को नहीं रोकूंगा। लोग गलती क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पहले करना शुरू कर देते। मैं सर ये प्लांट क्यों मुरझा रहा है मुझे ये पता करना, वाई दिस प्लांट इज नॉट फ्रेश, और वे ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रीन ये ब्लैक होता है, सपोज मुझे ढूंढना है। अब मैं सीधा एक्सपेरिमेंट में चला गया, एनालिसिस किया नहीं, मैं कहूंगा सर पानी देना बंद कर दिया तो ये मुरझाने लग गया, हैंस ये कह रहा है किसने बोला मैं पानी नहीं देता। तुमने इस कंक्लूजन, क्योंकि तुमने एक्सपेरिमेंट वाटर वाला करा तो ये तुम मेरे पे बोल रहे हो कि मैं पानी नहीं देता हूँ, ये तो मैं मानूंगा नहीं। सर यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मैं तो एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कहूंगा धूप में रख दिया तो जैसे ही 24 घंटे इतना सन मिला वो बेचारा खराब हो गया, वो कह रहा मैं धूप पे रखते हैं 24 घंटे। अब यहां मैं फंसूंगा सर यहाँ पे। मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस बनाता हूँ। पहला स्टेप, पहले मैं डेटा लूंगा सॉइल में मॉइस्चर कितना, डेली डेटा कलेक्ट करता रहता। अब मैं कहूँगा मॉइस्चर का इसका कितना रिलेशनशिप है, ये भी एनालिसिस काम है। एक बार पता चल जाएगा मैं कहूँगा वाटरिंग इज ए प्रॉब्लम, अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उसके बाद। बट पहले मुझे पता कैसे चलेगा कि रनिंग प्रोडक्शन में ये वाली वेरिएबल, ये केपीआईवी ही केपीओवी को इम्पैक्ट कर। और जब तक मैं रनिंग प्रोडक्शन से डेटा नहीं उठाऊंगा और ये प्रूव नहीं करूंगा, कोई भी इस दुनिया का आदमी बात को मानने को तैयार नहीं। फिर वो कहेगा मैं अभी भी नहीं मानता हूं, तुम्हारी पी वैल्यू होगी 90 में, किसको मालूम है? कौन सा मैनेजमेंट पी वैल्यू देखता है और 95% को आया, किसी को मालूम ही नहीं है। तो मुझे तो मालूम चल गया, उसको नहीं मालूम, तो उसके लिए मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन। हाँ मैं डेमो दूंगा उसको कि ये देखो मैं दिखाता हूँ 0 डिफेक्ट बनेगा, मुझे टाइम दो, ये कॉम्बिनेशन चलाऊंगा तो ठीक है। लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप। सो एनालिसिस फेज ब्लैक बेल्ट के लिए स्टैटिस्टिकली ये किसी को समझ नहीं आएगा, ये मुझे समझ आ जाएगा कि रीजन क्या है। और लोगों को समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ेगा, उनको डेमो देना पड़ेगा। और जब ये दोनों फेज सक्सेस, सर देखो पहले तो थ्योरी बनानी पड़ेगी, फिर लैबोरेटरी में उसको प्रूव करना पड़ेगा। सो अभी हम थ्योरी बनाने की स्टेज पे हैं कि ये केपीआईवी ही इस वाई को, पहले होती थ्योरी, थ्योरी भी प्रूवन होती है। ऐसे कोई मानकर थिंकिंग से थ्योरी थोड़ी बनती है, थ्योरी भी प्रूव करनी पड़ती है। तो पहले आप एक एक्स और वाई के भी थ्योरी तो क्रिएट करो पहले, साइंटिफिक थ्योरी, मतलब नॉट कि मेरा मन हुआ मैंने ऐसे बोल दिया, बाय डेटा मैंने प्रूव कर दिया कि ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वो चाहे किसी ने पहले सोची हो ना, आई डोंट केयर, ये y इज इक्वल टू fx थ्योरी मुझे निकल के आए। अब वो कहेगा ये मैं मानता नहीं हूँ x और y का ये संबंध, मैं प्रूव कर दूं, तो वो नेक्स्ट स्टेप। पर एक्सपेरिमेंट से थ्योरी प्रूव होगी सीधा नहीं है, पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाँ एक थ्योरी क्रिएट करनी, उसका भी प्रूव होता है पहले। थ्योरीज आर प्रूवन, पढ़ा होगा आपने, थ्योरम्स आर प्रूवन। थ्योरम इज थ्योरी, उसका ही कोई ग्रीक नेम होगा, थ्योरम बना दिया, थ्योरी इज थ्योरम। आपको भी एक थ्योरी, एक साइंटिफिक थ्योरी डिस्कवर करनी है। एनालिसिस फेज मतलब आपने एक संबंध ढूंढ लिया जो एग्जिस्ट, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अब वो सिर्फ सोच के नहीं ढूंढा, सोच में तो आया था लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो गया। और प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल और रिस्क लेवल के बेसिस पे प्रूव किया कि ये थ्योरी 95% पॉपुलेशन पे आएगी, डोंट वरी, क्योंकि इसी बेसिस पे थ्योरी निकल गई। अब वो कहेगा हाउ डू यू नो, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स तो हमारे पास है, सब वैल्यूज, पी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डेटा एनालिसिस, उससे कोई नहीं मानता। सो हम लोग एक वैलिडेशन रन करेंगे। सो वो अभी हम वैलिडेशन की बात ही नहीं करते, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करते। क्यों सर? अभी हम ये बात करते हैं पहले ये पता कैसे चलेगा कि 10 और 20 केपीआईवी में ये 4 ही रिस्पॉन्सिबल एंड बियॉन्ड थॉट, बिना सोच और बिना गैम्बा के।
जो गैम्बा में दिख जाए बहुत अच्छी है, जो सोच में आ जाए वो भी पकड़ा जाए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से कैसे बोलेंगे ये ही रीजन, दिस इज द कॉज, दिस इज द सिग्निफिकेंट कॉज, और मुझे मे और मे नॉट भी नहीं चाहिए, यस और नो, मतलब दिस इज द कॉज और दिस इज नॉट द कॉज। ये कॉज हो सकता है, मे बी, अभी ये डाउटफुल है, तो कैसे बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट कॉज है, बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इन दिस। तो इसका लॉजिक समझ आ रहा है कि ये हम यूज करेंगे एनालिसिस फेज में, और ये कोई टूल नहीं है, टूल इसके बेसिस पे ही बने हुए हैं, हर टूल इसी बेसिस को यूज करके बता रहा है कि ये रीजन है या रीजन नहीं। लेकिन सर इसमें थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा? डेटा कलेक्शन आएगा, डेटा एनालिसिस आएगा। नहीं, हमें ये बोलने से पहले कि यही एक कॉज है, हम उसमें जान ही रहे हैं अभी डेटा कलेक्शन में। और नहीं, डेटा कलेक्शन से तो बोल रहे हैं, थिंकिंग, द डेटा कलेक्शन इज नॉट एक्सपेरिमेंट, सर डेटा कलेक्ट करना एक्सपेरिमेंट थोड़ी माना जाता है, ऐसे तो एक्सपेरिमेंट बहुत कम ही हुए हैं साइंस में, वो तो पता है ना आपने। मतलब जब लिखा, जब आप कोई बुक पढ़ोगे लिखा होता है ये एक्सपेरिमेंट है, डेटा तो डेली कलेक्ट हो रहा है, कोविड का भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोडक्शन में जो भी है। अरे डेटा तो कलेक्ट हो रहा है, एनालिसिस होगा, मॉनिटरिंग होगा, उसको एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना बोल दोगे आप। सेट एक्सपेरिमेंट, वाई एक्स की वैल्यू ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जैसे करते थे साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स ही करते थे, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो अलग है। डेटा कलेक्शन नॉट एक्सपेरिमेंट। अब डॉक्टर गया, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, हार्ट बीट क्या है, नर्व बीट, डेली अपना टेम्परेचर मॉनिटर करो, आपको सर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपने नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट्स जस्ट डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस। तो इस फेज का नाम ने पता क्या दिया, एनालिसिस फेज। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, लेट्स टेक ए ब्रेक 40। सो थोड़ा सा डिफरेंट है सर, ये फेज गायब है हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली। सो यहाँ पे टूल जो आएंगे वो आपको लगेगा कि ये टूल तो हम ज्यादा यूज नहीं कर रहे। गायब की आपने बात की, गायब तो ऐसा है कि वो डिफेक्ट को या इफेक्ट को जो है अपने डेस्क पे बैठे बैठे ही प्रूव कर देते हैं। थिंकिंग वो तो सबसे आसान है, अगर मैं सोच के बोलूंगा ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली वो निकल आए तो मैं तो फिर जैसे उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि वो मतलब कागजों में बता देंगे, अच्छा ये हुआ था ना, ये यही उसी को मतलब अपनी उसको लैपटॉप पे करके वही दे दिया, ये लो जी। मतलब मेरे को लगता है प्रॉब्लम आपसे इतनी स्मार्ट तो है कि वो डेस्क से बैठे सॉल्व होने वाली नहीं है। तो इतनी स्मार्ट प्रॉब्लम तो होगी, और नहीं होगी तो तंग नहीं कर रही होगी आपको, तंग कर रही होगी आपको, इसका मतलब आप उस तरीके से आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पहले तो एक रियल प्रॉब्लम लेनी बहुत जरूरी है ना। कई बार क्या होता है, लोग डर रहे होते हैं कि यार 6 सिग्मा में प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, मुझे तो 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करना है, तो वो भी प्रॉब्लम लेते हैं जो उनसे सॉल्व हो चुकी होती है और 6 सिग्मा दिखा। हाँ आप ट्राई, आप डरो, आप लो ना, जो सॉल्व नहीं हो रही है लेट्स सी, तभी ये टूल्स अप्लाई हो पाएंगे। अदरवाइज जो आपको पहले से पता है कुछ है वो आपको, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि काफी कंपनी ने मुझे बोला कि साहब बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे, एटलीस्ट मैनेजमेंट को दिखाने के लिए हमें करा दो। ठीक है दिखा दो यार कुछ, क्योंकि टूल लगेगा वो आंसर तो आ ही जाएगा। सो मे बी मैनेजमेंट गेट मोर कॉन्फिडेंस। कई जगह मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि जब तक उनको हायर एंड टूल थोड़ा शोबाजी ना करो तो वो शो बिजनेस में है। अच्छा। तो वो फिर उनको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो मैं कहा वो आप कुछ भी करते रहो, बट आपको खुद तो पता होना चाहिए कि रियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। फिर देखिए कस्टमर को कैसे खुश रखना है, मैनेजमेंट को क्या देखने में खुशी होती है, वो अलग मुद्दा है और वो आप कर सकते हो और करना भी चाहिए, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट यहाँ मुद्दा है कि जब मेरे पास एक्चुअल कोई प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा इस प्रोसेस। मेरा कंसर्न ज्यादा उधर है। बोल दिया मैं कुछ बहुत साल पहले की बात, अब तो 6 सिग्मा इतना पॉपुलर नहीं होता, कुछ 6 सिग्मा प्रोग्राम चल ही जाता है। सर एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, आप बता सकते हो 6 सिग्मा में इसको कैसे करना है। मैं कहा 6 सिग्मा सॉल्व होगी तो अगली लो। उसको ये बात ही समझ नहीं आ रही, कहनी सर 6 सिग्मा में इसको कैसे करना है। मैं कहा देखो 6 सिग्मा में करना है ना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये बात समझाने में बहुत साल लग गए कि कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है ना। हाथ खड़े हैं, लोगों की रिपीटेड प्रॉब्लम है, इश्यूज आ रहे हैं,
प्रोडक्टिविटी क्वालिटी सॉल्व नहीं हो रही जैसे आपने लिया है। और देखो हमें तो, मेरे को अच्छी बात पता है क्या है, वो जो प्रॉब्लम बोल रहा है वो भी 6 सिग्मा में सॉल्व हो सकती है, जो प्रॉब्लम मैं उसको बोल रहा हूँ लो वो भी 6 सिग्मा, मुझे तो उतने एफर्ट लगना है। बट ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने से मुझे एक फायदा होता है जो किसी से नहीं हो, एक प्राइड आता है, एक कॉन्फिडेंस अलग जनरेट होता है। अब ये वो लोग समझना नहीं चाह रहे इस बात, क्योंकि मुझे उतने ही एफर्ट लगेगा, चाहे आप एक सिंपल प्रॉब्लम लाओ चाहे कॉम्प्लेक्स, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे वही मेथडोलॉजी यूज करना है, मुझे उतना ही मेहनत करना है, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। और अगर बाई चांस बीच में ही सॉल्व हो जाती है वो, इतना ही कोई सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम थी तो ठीक है, दैट इज ओके, वो भी कई बार होता है। तो हम बोलते हैं हम कई बार ऐसे बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए कि 6 सिग्मा लेवल ऑफ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ऐसे हम बोल देते हैं, मतलब ये है कि ये बहुत ही गैम्बा लेवल, मतलब वैसे ही तुम लोग सो रहे, तुम 6 सिग्मा के नाम से थोड़े जाग गए, तो एक्चुअली जब खड़े हुए, कई लोग तो कहते हैं सर हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया तो लोग अलर्ट हो गए, प्रॉब्लम आना बंद हो गई। तो मैं 2 फिनोमेना अचीव होते हैं इसमें कई बार, कि जैसे मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ वो प्रॉब्लम कम हो जाती है और आना बंद हो जाती है, ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है। या तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं बंद हो जाती हैं, या कोई चीज मॉनिटरिंग में आने पे वो एक जैसे होता है ना, किसी चीज पे फोकस ही नहीं किया था, मैं ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर थोड़ा शेयर कर देता हूँ। अभी जो मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं एग्जैक्ट जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक उसी प्रोसेस मैपिंग और इसके बीच की कहीं स्टेज पे, मतलब मैं कह सकता हूँ। तो मैंने जब हमने पहले तो 10 पार्ट्स हमने वो कर लिए कि जो ओके, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो हम एक कोई भी डेटा ले लेते हैं, वो ट्रक वाला था ना, FG ट्रक वाला जो डेटा था, एक हमने बेसिक स्टैट्स में यूज किया था, उसी को निकाल लेते हैं एंड उसका एक मीन का कॉन्फिडेंस लेवल देख लेते हैं सिग्मा का, एंड देन वी सी कि डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे वो जो बैंड है वो इंक्रीज डिक्रीज सिस्टम में होता है नहीं होता है, एंड इज दैट द रिलेशनशिप और नॉट। सो अभी हमने थियोरेटिकली वो अंडरस्टैंड किया, सो लेट्स ट्राई टू डू इट। ओके, सो विल एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड द concept of confidence level 95. So let's first